हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। मोक्षार्थियों, एक अत्यंत सुनहरा प्रकरण आया है गोमटसार जीव कांड में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने 4 व्हीलर की ड्राइविंग प्रारंभ करते समय पास में बैठे हुए लड़के को यह कहा, हमारा रास्ता घाटियों से गुजर कर निकलेगा, जंगलों से गुजर कर निकलेगा, भयानक घाटियां आएगी, आसपास देखोगे तो सिर चकराने भी लग जा सकता है, क्योंकि खाइयों से भरा पूरा परिसर है। बट तुम अपने रोड पर ध्यान देना, इन आसपास की खाइयों की तरफ नहीं। बीच में कुछ ग्रंथाधार में देता जाऊंगा जो जरूरी है। कभी कभी सब कुछ नहीं समझ में आने पर भी समझाया जाना जरूरी होता है, क्योंकि दैट एड्स ग्लोरी एंड ब्यूटी टू द डिस्कशन। गोमटसार जीवकांड की 149वीं गाथा है, जिसमें गति मार्गणा का प्रकरण चल रहा था और मनुष्य गति की चर्चा चल रही है। तुम्हारी हमारी बिरादरी की चर्चा चल रही है। मनुष्य किसे कहते हैं कि बात छिड़ गई, तो वहां पर एक अर्थ ये लिखते हैं निमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, मन्यन्ते इति मनुष्य, जिसमें एबिलिटी हो मनन करने की। खुश हो जाओ बच्चों, इंग्लिश में जो मैन वर्ड है MAN, वह भी मनन की ही तरफ संकेत करता है। मनुष्यों में मनन करने की विशेष एबिलिटी है। वहां पर लिखते हैं मन्यन्ते इति मनुष्य के अर्थ में जो हे उपादेयता का विशेष ज्ञान करने की सामर्थ्य रखता है, उसे मनुष्य कहते हैं। और बात सही भी तो है। मनुष्यों में खासियत ही इस बात की है। अरे भाई, कितने दिग्गज शक्तिशाली व्यंतरों को भी अपने अधीन कर लेता है। मैं कितनी दफे ये कह चुका हूं, 10 साल का बच्चा भी अपना रुतबा इस कदर जमा लेता है कि 50-50 शेर एक लाइन में खड़ा कर देता है, हंटरों की मार से डराता है सबको। होगा राजा वो जंगल का, लेकिन यहां तो एक बच्चे के सामने भी झुकना पड़ रहा है। देवों की भी वही हालत है और तिरंचों की भी वही हालत है, और यह हालत बरकरार रहेगी। तभी तो मैं कहता रहा हूं, ये मनुष्य ये सर्वोत्तम निधि है संसार की, क्योंकि उसमें खासियत किस बात की है? मनन। मनन मतलब हे उपादेयता का ज्ञान वो कर सकता है। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, मेरे लिए हितकर क्या और मेरे लिए अहितकर क्या। मैं प्योर साइंटिफिक भाषा में यदि बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, सम्यक ज्ञान का अधिकारी होने से दिक्कत ना हो तो मैं और एक बात कह देता हूं, फिर विशेष सम्यक ज्ञान का अधिकारी होने से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और सम्यक ज्ञान का ही तात्पर्य होता है जो हे उपादेयता का ज्ञान कर सकता हो। परीक्षा मुख सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा ही सूत्र है, हित अहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्।
तात्पर्य इतना ही है, ज्ञान वही है जो प्रमाणभूत है। जानना मात्र ज्ञान नहीं है। इस प्रकरण में, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में मात्र जानना वांट डू, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक जानना होना चाहिए। उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रमाण कहते हैं। और वो प्रमाण कैसा होता है? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ होना चाहिए। यदि इतनी ही सामर्थ्य नहीं है उसमें हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने की, तो उस ज्ञान को प्रमाण सम्यक ज्ञान कौन कहेगा? अर्थात नहीं कहा जाएगा। समय सार की टोन में ज्ञान वही है जो आश्रमों से भिन्नता का ज्ञान कराए, जो आश्रमों से भेद विज्ञान कराए। यदि नहीं करता हो तो फिर वो ज्ञान ही क्या? आश्रमों से निवृत्ति नहीं हो पा रही है तो फिर वो ज्ञान ही नहीं। ज्ञान वही है जो आश्रमों से, दुखों से निजात दिलाए। ऐसे तो सभी सांसें भर रहे हैं, उन सांसें भरने में कोई बात नहीं है। कुंदकुंदाचार्य देव इसीलिए उनको चलते फिरते शव तक कहते हैं। परीक्षा मुख सूत्र का ही और एक सूत्र कहूंगा, फिर शास्त्रीय आधारों से मैं थोड़ा नीचे लैंड हो जाऊंगा। वहां पर और एक बहुत सुंदर बात आई है। वहां पर कहते ज्ञान किसे कहना, शायद 5वें अध्याय का पहला सूत्र होना चाहिए परीक्षा मुख का। वहां पर यह कहते हैं ज्ञान किसे कहना, प्रकरण चल रहा था। मैं मिस आउट कर रहा हूं अभी सूत्र को एक्चुअली। हाँ, अज्ञान निवृत्ति, बहुत सुंदर सूत्र है। ज्ञान वही है जो अज्ञान की निवृत्ति कराए। अभी तुम्हें ये लग रहा है ज्ञान होगा तो अज्ञान कहां से होगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। हो सकता है तभी तो। ज्ञान वही है जो अज्ञान की निवृत्ति कराए। अभी यह कहकर कुछ खास बात हो गई बच्चों, तो ज्ञान के साथ भी अज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। आम ज्ञान के साथ अज्ञान पलता है, लेकिन सम्यक ज्ञान के साथ अज्ञान नहीं होता। अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। When I step in, all these step outside. अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, ऐसा और एक सूत्र है जो ये कहते हैं ज्ञान वही है, सम्यक ज्ञान वही है जो हे का त्याग कराए, उपादेय का ग्रहण कराए, और जो ज्ञेय मात्र है उसको ज्ञेय रूप से जानता रहे। यही ज्ञान का फल है। अभी मेरे प्रकरण की तरफ में बढ़ रहा हूं। ज्ञान वही है जो हित और अहित का ज्ञान कराए। बट क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न ये खड़ा है कि हित किसे कहना? अरे ये सांप है, दूर हटो, तो हो गए हित आपका। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में हम अच्छे से देख चुके हैं, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प भी लटकाया गया था और वो भी मरा, ज्यादा खतरनाक। एक बार डसता नहीं है वो, दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट सो मेनी एंट्स, जो निरंतर डसते रहेंगे, डसते रहेंगे, डसते रहेंगे, डसते रहेंगे। एक बार मरण नहीं है उसमें। अब जानते हो जो सांप का ज्ञान कराए वही हितरूप है, ये बात निरर्थक ठहर गई। क्योंकि सांप है तो क्या हो गया उसमें? ऐसा यदि कोई कहता है तो सम्यक ज्ञान तो वह है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, आगे ना आगे। एक होता है हित शरीर का, व्यवहार जीव का, और एक हित की मैं बात कर रहा हूं परमार्थ जीव की। और
व्यवहार जीव के हित के लिए तो निरंतर जीव कोशिशें कर ही रहा है। और वो हित किस चीज का? सांप से हटाने की किसी ने प्रेरणा दी, हटने की प्रेरणा की तुम्हें, वह तो तुम्हें भय लग रहा है इसीलिए, लेकिन हमने तुम्हें भय से ही हटने की प्रेरणा दी है। अब इन छोटे मोटे सांप सपोलों से क्या मतलब है हमें? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तरफ देह के हित की मैं बात कर रहा हूं और एक तरफ जीव के हित की बात कर रहा हूं, और निस्संदेह ये दोनों विरुद्ध विश्व है। क्योंकि जो देह के लिए उपकारी होते हैं वो जीव के लिए अपकारी होते हैं, और जो देह के लिए उपकारी होता है वो जीव के लिए अपकारी होता है। कितने जन मुझे समझ रहे? फिर से, करेला आपकी जीभ के लिए अहितकारी होगा, बट पेट को जाकर पूछिए। नीम आपके जीभ को रुचिकर लगती होगी, बट आपके पेट को पूछिए। मैं अभी भक्षा भक्षा का ज्ञान कराने के लिए यहां नहीं बैठा हूं बच्चों। शक्कर आपकी जीभ को क्यों पूछते हो? आपकी जीभ ने उसको सिर पर बिठाए रखा होगा शक्कर को, पर पेट के लिए दैट इज अ स्लो पॉइजन। ये दोनों विरोधी बातें ही विरोधी। तुम्हें क्या लगता है और क्या है, ये दोनों तद्दन जुदी चीजें जब शरीर में ही देखने में आ रही है, तो शरीर और जीव जब तद्दन ही जुदी वस्तुएं है तो उसमें ऐसा कैसे नहीं होगा? खाना पीना शरीर के लिए हितरूप होगा, बट जीव के लिए वो हितरूप नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव रूप नहीं है। खान पान पर मेरा जीवन चलता रहना, ये कृत्रिमता के गर्त में तुम हमको घसीट रहे हो। कितने जन फॉलो कर रहे हो? हमें वे आश्वासन नहीं चाहिए कि तुम मुझे आखिर तक खान पान की व्यवस्था कराओगे। वे आश्वासक हमारे लिए काम के नहीं है। दो प्रकार के हित की मैं बात करूं, कौन कौन से? बहुत अच्छा। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया। आद हिदम कादवम। आज नया विषय कुछ भी नहीं चलेगा, पिछले विषय को ही मैं आज कुछ आधार पढ़ के दिखाऊंगा। 2-4 दिन बचे हैं अपने प्रवेशिका के। आद हिदम कादवम जम सक्कई पर हिदम च कादवम। क्या कहा? आद हिदम कादवम, आत्महित करना चाहिए। क्या सुंदर नीति लिखी है नीतिकार ने। आद हिदम कादवम, कायवम कहो चलेगा, द और ये चलेगा, कोई बात नहीं है खास। आद हिदम कायवम जम सक्कई पर हिदम च कायवम, पर हिदम च कादवम। आत्महित करना चाहिए और संभव हुआ तो परहित भी करना चाहिए। आदहित परहिदादो। यदि कोई आपको पूछे दोनों में से एक ही करना है हमको, टाइम इतना ही कम है, आदहिदम परहिदादो सुट्टुवी आदहिदम कादवम, फिर तो आत्महित ही करना चाहिए। अपने घर को आग से बचाने के साथ साथ सामने वाले के घर को भी आग से बचा सकते हो तो बेहतर है। बट दूसरों के घर की आग को बुझाने में तुम अपने जलते हुए घर को दुर्लक्ष्य न कर बैठना। दोनों में से यदि एक ऑप्ट करना हो तो कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सर्प है, ये रस्सी नहीं है, इसे सम्यक ज्ञान नहीं कहते मोक्ष मार्ग में बच्चों। सर्प को सर्प जानना, रस्सी को रस्सी जानना, रस्सी को सर्प न जानना, सर्प को रस्सी न जानना, एंड वाइस वर्सा, ये लौकिक सम्यक ज्ञान है।
मोक्ष मार्ग में क्या रस्सी और क्या सर्प, क्या कीचड़ और क्या मोती, क्या भाईबंद और क्या शत्रु, क्या बंधु वर्ग और क्या शत्रु, क्या प्रशंसा और क्या निंदा, क्या मरण और क्या जन्म। जो दोनों को एक समान देख सकता है। कल परसों ही बात चल रही थी इसकी, मैं कह रहा था इसी सम से क्या बना वर्ड, समण बना। समण 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 मतलब श्रवण, श्रवण मतलब मुनि। हित अहित की बात बाह्य द्रव्यों में नहीं है। तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए, मेरा हित पर द्रव्यों से नहीं होगा। और सांप हो, रस्सी हो, यह सब मेरे लिए समान है, समान रूप से अजीब है, समान रूप से पर है। पर न कोई मुझे सुख रूप और ना ही मुझे कोई दुख रूप डराने धमकाने की जरूरत नहीं है मुझे। देखो ना यशोधर जी को, देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ना बाहुबली जी को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सर्प हो, रस्सी हो, वेल हो, सर्प हो, वामी हो, उनको क्या फर्क पड़ रहा है उससे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मोक्ष मार्ग में बच्चों बात यह चलती है कि जीव को अजीब जानना, अजीब को जीव जानना, ये विपर्यास है। ये जीव है या अजीब है, संशय ये। जीव होगा अथवा अजीब होगा, जो भी कुछ होगा सो होगा, अनित्यवसाय ये है। हमारा रस्सी और सर्प के बीच के भेद को तय करने में हमारी बुद्धि नहीं खपानी है। हमारी बुद्धि तो उसमें खपानी है जिससे हमें अतीन्द्रिय सुख की बात हो। कुछ इस देह की रक्षा की बात नहीं है। 2 प्रकरण पढ़ेंगे स्पीडीली अभी। पेज नंबर 85 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक शानदार प्रकरण यू विल कम अक्रॉस, प्लीज। हाँ। आद हिदम का दब्बम जम सक्कई पर हिदम च का दब्बम। आदिहिदम पर हिदादो सुठुवी आदिहिदम का दब्बम। सुठुवी अच्छा है आत्महित करना। यदि दोनों में कुछ करना हो एक ही, इष्टोपदेश में भी मिलते जुलती बात है। परोपकृति मुत्सृज सोपकार परो भव। पर के उपकार के धंधों को भी छोड़कर अपने उपकार में हमें जोर लगाना चाहिए। पेज नंबर 85 पर आइए बच्चों। कितने जन आकर खड़े पढ़ते हैं। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। हम जो पिछले क्लास में देख चुके हैं उसी को बस रिपीट करना है, टेक्स्ट के माध्यम से बस पढ़ना है हमें। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनंत्यवसाय होता है। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? हो गई, कई दफे चर्चाएं हो चुकी है। अभी कल भी चला है और परसों भी चला है काफी। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हो ऐसा जानना, तथा ऐसा ही इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। खोट बोला, बनरेटन बोला। हा मजा आ गया। 1 पॉइंट तुम्हें ले लो अरहन भाई, ले लो भाई, ले लो। विपर्यास। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना, संदेह नहीं है मुझे उसमें, मैं शरीर ही हूं।
हमारा जीवन निशंकित चाहिए, ये बात खरी है। ये बात तो खरी है, पर निशंकता से अपनी वस्तु का अपनी वस्तु जानना था। तुम निशंकता से पर वस्तु को अपनी वस्तु मान रहे हो। चोरी तो चोरी। ये तो प्रगाढ़ कषाय है, गाढ़ी कषाय, मिथ्यात्व का मुलम्मा भी है उस पर। देखो, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना, इस प्रकार प्रयोजन बुद्धि आदि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना, सो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रयोजन भूत में संशय विपर्य अनध्यवसाय की बात कर रहे हैं। सांप, रस्सी, ये प्रयोजन भूत नहीं है कुछ भी। अरे भाई, जब प्रयोजन भूत का मेन्यू कार्ड, ब्रोशर आपके सामने रखा जाएगा, उसमें सांप, रस्सी, ये सब कुछ दिखेंगे ही नहीं। वहां पर 7 ही आइटम दिखते, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जन, मोक्ष। बस सर्प वर्प के तो कोई काम ही नहीं वहां पर आने का। इसे कहते प्रयोजन भूत तत्व। ये माइक, ये ग्रंथ, ये पंडित जी, ये सब प्रयोजन भूत नहीं है। प्रयोजन, ये सब अजीब है जो आंखों से दिखाई देने वाले, ये हो गए प्रयोजन भूत। क्योंकि आपने भेद किया तो लाइक और डिसलाइक चालू हो गया। जब सामान्य की तरफ आप बढ़ गए तो आप कषायों से निवृत्त हो गए। जैसे आप विशेष की ओर बढ़ गए, अब कषाय की तरफ अग्रसर हो जाते हो। मुझे कपड़े पहनने हैं, यहां तक तो ठीक था। अभी अलमारी में 2 प्रकार के कपड़े हैं, मैं ये पहनूं कि ये पहनूं, वहां पर कषाय चालू हो गई। कितने जन समझ रहे हो मेरी बात को? उसी लाइंस पर अजीव तत्व में सब जितनी भी वस्तुएं, उन सबको एक अजीव जानने की सामर्थ्य, दैट इज सम्यक ज्ञान। आगे देखे, तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अति यथार्थ जाने। अब सर्प को भले ही रस्सी जाने, उससे विपर्यास न हो जाएगा। ये रस्सी होगी कि सर्प होगा, उससे संशय नहीं हो जाएगा। वो कुछ भी हो, मेरे लिए तो काम का नहीं है, मेरे लिए ना सुख का कारण है ना दुख का कारण, मैं जीव। देखो, तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने, तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। आपका ध्यान नहीं है? कुछ सजा चाहिए? ध्यान दो। यह प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहे? शंकाकार प्रश्न पूछने लग गया। प्रत्यक्ष झूठा कह रहे, वो सर्प को रस्सी कह रहा है, वो उसको मिथ्या ज्ञान कैसे न कहे, और आप उसको सम्यक ज्ञानी कह रहे हो। पंडित जी बार बार समझा रहे, बाबा बात प्रयोजन भूत तत्व की चल रही है, हमारे बात अतीन्द्रिय सुख के प्राप्ति की चल रही है। ये कोई लौकिक अभ्यास नहीं कराया जा रहा है तुमको, ये लोकोत्तर विद्या है। पेट भरने की बात नहीं है यहाँ पर तृप्ति की बात है। तृप्ति जो पेट भरे बिना हो सकता है, पेट का अभाव करके। देखो, समाधान, जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वह तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। ये दूसरा कॉलम अपना बीच का लौकिक, जो कल बना था ना 3 कॉलम, वो लौकिक बीच के कॉलम की बात है। ये जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है, और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा।
तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वह रस्सी सर्प आदि का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बहुत बड़े परिचित है ये उदाहरण, जैनेतरों में भी परिचित है, बट हमारा काम निकालने के लिए बेहतरीन है। एक बार की बात है, वैसे ये संत नामदेव तुकाराम के जीवन से भी संबंधित बताया जाता है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, आप महाराष्ट्रियन हो, इसलिए यहाँ के संत का उदाहरण दिया। वैसे कई रूप में ये प्रसिद्ध है। संत जा रहे थे और संत के आगे आगे उनकी पत्नी जा रही थी। अचानक उसने गति तेज की, संत की पत्नी ने, एकदम गई और उसने वो कुछ पैर से मिट्टी या हवा कुछ करने लग गई। बोले क्या है? नहीं कुछ नहीं बोले कुछ नहीं। अरे कुछ तो होगा कुछ जो तुम कर रही हो। तो बोली कुछ नहीं जी, मैंने सोचा आपका ध्यान भटक न जाए, ये सोना है यहाँ पर, तो सोने को देखकर आपका कहीं मन मोहित ना हो जाए, इसलिए सोने को मैं मिट्टी से ढक रही थी। संत तो वो है जिसे सोना और मिट्टी का फर्क ही नहीं समझता। तो वो ये कह रहे हैं, तुम तो धूल से धूल को ढक रही हो, मिट्टी से मिट्टी को ढक रही हो, और कह रही हो सोने को मिट्टी से ढक रही हो। अरे मेरी निगाह में तो दोनों एक ही है, तुम्हें तो अभी भी दोनों दिख रहे हैं अलग अलग। समझ में आया? समसत्तु बंधु वग्गो। कल भी एक बात कह रहा था, अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहरण में सदा समता धर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है क्या नहीं। सिकंदर की तरफ आंख भी उठा कर नहीं देखा कल्याण मुनि ने। अभी तुम्हें इनके चरणों में आकर झुकना पड़ेगा, तो जाकर वे तुम्हें लिफ्ट दे तो दे दे। अभी तुम क्या जानते हो इनकी निगाह में धन की कितनी कीमत है, और तुम क्या जानो धन की सच्ची परिभाषा क्या है। वो तो सब गलिया ये छोड़ क्या है। ठीक है, देखो इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा है, और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा है। मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्प आदि के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। मतलब उसका कहने दो भागों में विभाजित क्यों नहीं करते सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान, एक लौकिक और एक लोकोत्तर। अब पंडित जी फिर ये उत्तर देंगे, फिर दोनों को दोनों कहना पड़ेगा, हालांकि दोनों को तो दोनों होंगे नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो लोकोत्तर का कुछ है नहीं, तो इसमें तो बाहरी समस्या खड़ी होगी। हम केवल मोक्ष मार्ग की अपेक्षा बात करेंगे। समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है वह उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। बस मुझे इतना ही पढ़ना था। कितने जन इस प्रकरण को समझ रहे हैं बच्चों? अभी ठेठ मैं आपको ले चलता हूँ 353 पेज पर, बिल्कुल मिलता जुलता प्रकरण। बोलो भैया सोम। कल के टेबल में वो सर्प रस्सी का उदाहरण क्यों दिया करो? वो लौकिक इसलिए लिखा, लोक में प्रचलित है, और न्याय के ग्रंथों में भी वहां पर न्याय भी लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है।
वो इसीलिए लिया है क्योंकि उसका निराकरण करके ही तो मोक्ष मार्ग को हम समझ पाएंगे। लोक में सच्चा झूठा कहने का आशय कुछ और होता है, बट जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसकी देखो लौकिक सत्यता भी चरणान योग में मायने रखी जाती। देखो फॉर एग्जाम्पल ये माना जाता है बच्चों, यदि हमें बैठना है कहीं तो एक धातु की चीज है बैठने की और एक लकड़ी की चीज है बैठने की, अथवा पाषाण है, तो कहाँ बैठे? या तो लकड़ी पर बैठना चाहिए या तो पाषाण पर, धातु पर नहीं। अरे है तो सब अच्छी, ऐसा होने पर भी धातु पर धातु अशुद्ध भी होता है। ऐसा कहा जाता है जैसे अशुद्ध महिला छू जाए उसे तो उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है, बट लकड़ी के लिए, पाषाण के लिए शुद्धिकरण की अलग से प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। हवा के झोंके से, धूप से वो अपने आप शुद्ध होता है। तो ये मटेरियल का हमको डिफरेंस बताया, ये पत्थर है और ये लकड़ी है, वो कैसे पता चलता है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इधर लिखा है कि दोनों संसार और मोक्ष का कारण नहीं। दोनों संसार और मोक्ष का कारण नहीं। दोनों मतलब नहीं नहीं नहीं, दोनों मतलब अयथार्थ जानो अथवा संशय जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष मार्ग में ये तो तुम कहाँ बैठना, इसके लिए ठीक है, लकड़ी ठीक है, शुद्ध मानी जाती है, धातु की अपेक्षा तुम उस पर बैठने, ये तो बैठने की अपेक्षा ठीक है, लेकिन जब अपने स्वरूप में बैठने की बात बनेगी तो इस पर बैठो कि कहाँ बात आई वहां पर? तो तुम लकड़ी पर भी बैठकर तुम मोक्ष मार्ग का तीर तो नहीं साध लोगे। तुम ये समझना पड़ेगा ये तो सब अजीब ही है, मैं तो जीव हूं, कहाँ बैठने उठने की बात उठती है। तो लकड़ी पर बैठने के बाद तुम स्वभाव में स्थिर होने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं तुम्हारे पास? देखो व्यावहारिक ज्ञान अपने स्थान पर है, आप समझ लीजिए। सम्यक ज्ञान कहता है डोंट माइंड बच्चों, डोंट माइंड। सम्यक ज्ञान ये कहता है विष्टा और रोटी दोनों अजीब है, राइट? बट हमें लोक व्यवहार का नॉलेज है, क्या खाना और क्या खाना नहीं है। जहर को अभक्ष कहा है हमारे ग्रंथों में और वैसे अमृत नाम की कोई चीज होगी तो वो भी जीव के लिए ग्राह्य नहीं है परमार्थ से। बट भक्ष का ज्ञान कराया जाता, तो किस बेसिस पर कराया जाता? तो लोग इसे कहते हैं व्यवहार सत्य। क्या कहते हैं इसे? व्यवहार सत्य। तो व्यवहार में ये चलता है ये सब बातें, बट मोक्ष मार्ग में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू नहीं है? मतलब व्यवहारिकता साधने के बाद वहीं पर रुक मत जाना, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो पहला कदम रखा है, तो इस पड़ाव पर ही रुक मत जाना, इसी को गंतव्य मत समझ लेना। जैसे हमें कपड़े पहनने तो बताया जाता है ये सिल्क वर्जित है, टेरिकॉट टेरिउल वर्जित है, हमें खादी ऑप्ट करना चाहिए, ये कम हिंसा वाला है। बट जहां पर दिगंबरत्व को अंगीकार करने की बात आएगी वहां पर वस्त्र का कहाँ प्रावधान है? कौन सा अच्छा की कहाँ बात है? अच्छा कहा, पर द्रव्य हमारे लिए अच्छा कहा। बट यदि इफ यू वेयर टू वेयर इट, यदि तुम्हें पहनना होता, इफ यू वेयर टू वेयर इट समझ में आ गया? WERE पहला वेयर और दूसरा WEAR, अभी ये लोग मुश्किल से समझेंगे। इफ यू वेयर टू वेयर इट, यदि तुम्हें पहनना होता, पहनना पड़े तब तो फिर ये पहनना। क्या है बच्चों? जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है।
जब बाह्य मुमुक्षु भेषधार ज्ञानांबर को धारण करता, अत्यंत मलिन रागांबर तज। नहीं, मंगल श्रृंगार जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, बट इसके लिए वस्त्र नहीं है, ये मेरे अच्छे और तुम्हारे खराब, इसके लिए नहीं है। एनीवे, तो ये लौकिक सत्य असत्य का ज्ञान एक अलग चीज है भैया, आप समझ रहे हैं। ये मेरी माँ है, ये समझकर क्या फायदा है? तुम्हारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है और तुम्हारा उनके प्रति कुछ अधिकार भी है। ऐसा अधिकार औरों के प्रति नहीं हो सकता। तुम्हारा ये ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है, तुम्हें करना पड़ेगा, भारत के संविधान में लिखा है। बट जहां पर संन्यास की भावना तुमने भाई है, वहां पर पराई मां क्या और तुम्हारी मां क्या, वहां पर तो सबसे निवृत्त होना है। वहां पर तुम्हारी मां से पहले निवृत्त होना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो ज्यादा परेशान करेगी समाधि के संलेखना के टाइम में। समझ में आया? आपको सेटिस्फैक्शन हुए बिना आप हाँ मत बोला करो। गेटिंग? आप तो खुलकर पूछो, दैट डिलाइट्स मी। चलिए 353 पेज पर आइए बच्चों, आए? चलिए अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। सोम जी और एक बात कह रहे हो, आपकी बात आई ही है तो मैं और एक बात थोड़ी सी बढ़ा लूँ थोड़ी सी। सागर धर्मामृत में एक बहुत अच्छा प्रश्न आया, मैंने कभी आपके बीच में दिया हो तो मुझे पता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, गेहूं का दाना खाना क्या और मरा हुआ हाथी खाना क्या, एक ही बात है। तर्क रखा सामने वाले ने, ये भी डेड बॉडी एंड ये भी डेड बॉडी, मरे ही है दोनों। तो आप कैसे, किस तर्क से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को? तो पंडित आशाधर जी ने कैसे उसके साथ बात की है, देखिए खंडन कैसे किया। कहते हैं मानो बहुत बड़ा तमाचा जड़ दिया हो गाल में। कहते हैं तुम्हारी माँ भी स्त्री है, तुम्हारी पत्नी भी स्त्री है, तो जब स्त्री से भोग करना ही है तो फर्क क्या पड़ रहा है? जैसे जमीन आसमान अंतर है, एक को पूज्यता की दृष्टि से देखते आप और एक को वैसी दृष्टि से नहीं देखते। बात अच्छी बुरी की नहीं, बात दृष्टि की है। ठीक उसी प्रकार दोनों डेड बॉडी होने पर भी ग्राह्य यही है हमारे लिए, एक इंद्रिय की डेड बॉडी। ये भले ही डेड बॉडी है, लेकिन त्रस की डेड बॉडी होने से यह लाश कलेवर मांस कहलाती है, उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, गेहूं में नहीं होती। बात डेड बॉडी केवल होने की नहीं है, दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का। तो ये डिफरेंस कौन बताता आपको? आप समझ रहे हैं? सर्प और रस्सी के ज्ञान का, भिन्नता के ज्ञान का होना सर्वथा निरर्थक नहीं है लोक में। ऐसे थोड़ी सांप को तो बचकर ही चलेंगे ना हम, उसको समझ में आ गया। आप बैल और मुझे मार थोड़ी करेंगे, उस पर भी पैर क्यों रखेंगे हम? और कदाचित रस्सी पर रखा जाए तो रखा जाए, कोई खास बात नहीं है, लेकिन सांप पर रखा जाए तो थोड़ी चलेगा। तो व्यवहारिक नॉलेज तो है ना हमें इतना, तो व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए, और जो होता ही है जैनियों को होना ही चाहिए। तो हाथियों पर कौन से जीव की उत्पत्ति? हाथी के ही जाति की। जैसे गाय मर जाए तो उसके आश्रय से निरंतर गाय के जाति के जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते, मरते रहते हैं। जैसे हिरण की खाल से बना बेल्ट, अथवा किसी भी खाल से, सांप की खाल से बना बेल्ट, तो उसमें उसी जाति के जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जो दिखते नहीं है आंखों से, जो सम्मूर्छन होते हैं। बच्चों बोलिए। वैसे गेहूं में नहीं होता? गेहूं में क्या? उत्पत्ति नहीं नहीं, एक इंद्रिय में नहीं होता ऐसा, वो मांस ही नहीं। गेहूं में ऊपर से होते हैं दूसरे,
वो डेड बॉडी के नहीं है, वो तो बहुत टाइम के बाद वो प्रिजर्व नहीं किया गया तो होते हैं, वो कंडीशनली है, वे तो होते ही है, ऐसा नहीं है उनमें। लेकिन इसमें जो हमें कहा जाता है चमड़े से दूर रहना, चमड़े को टच भी नहीं करना, वो इसीलिए चमड़ा जब तक रहेगा तब तक निरंतर जिसका चमड़ा है वो इसी जाति के जीव जन्मते भी रहते मरते भी रहते। बात ये नहीं है कि एक बार वो हिरण मार दिया गया खत्म हो गई बात, अभी तो बेल्ट पहन लो। बात अभी बेल्ट पहनने की नहीं है, प्रत्येक समय में उत्पत्ति और नाश होता रहता है, आश्रम बना रहेगा। कल जैसा प्रकरण फिर से आकर खड़ा हो, अविरमण और परिणमन, कितने जन समझ रहे? हालांकि यह तो परिणमन ही है यहाँ पर भी। एनीवे मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, बोलो। दूध में 48 मिनट के बाद कौन सी वैसा ही होता है, दूध में 48 मिनट के बाद भी, जैसे गाय का दूध है तो उस जाति के, भैंस का जीव है तो उस जाति के, बकरी का जीव है तो उस जाति के जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। गेटिंग बच्चों? चलिए नाउ 353 पर जल्दी फटाफट आइए, देखिए। अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय विमोह विभ्रम, ये तीन भाव जिसमें नहीं है सो सम्यक दृष्टि। संशय विमोह विभ्रम क्या है? उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। पीछे ग्रंथ रखा है बच्चों, पीछे ग्रंथ है, ठीक है। संशय विमोह विभ्रम क्या है, उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। सो सुनो, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह बनारसी दास जी के परमार्थ वचनिका है। जैसे चार पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे, उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, सीप है या चांदी है। प्रथम एक संशयवान पुरुष बोला, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, अभी बस केवल पढ़ना है मुझे बच्चों। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला, कुछ सुध नहीं पड़ती कि यह सीप है या चांदी है, मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता। देखो, निर्धार नहीं होना, अभी अभी वहां पर टोडरमल जी अनध्यवसाय को कह रहे थे निर्धार, याद आ रहा है आपको? संशय विपर्यास को नहीं बोला था, ये संशय को बोल रहे। इसलिए मैं कल कह रहा था संशय हो, विपर्यास हो, अनध्यवसाय हो, तीनों अनिर्णयात्मक होते हैं। किसी को कभी लिखो, किसी को कभी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों निर्धार रही थी। सम्यक ज्ञान ही निर्धार वाला है, निश्चय वाला है। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोलो, कुछ सुध नहीं पड़ती है, सीप है चांदी, मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला, विमोह मतलब बच्चों, अभी यहाँ पर तीनों नए ही शब्द आकर खड़े हो गए। संशय विभ्रमोह नहीं है यहाँ पर, संशय विमोह, वी लेकिन यहाँ पर विमोह मतलब तुम सीप किससे कहते हो, चांदी किससे कहते हो, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, ये अनध्यवसाय में चला गया। इसलिए वहां पर मोह था ना छड़ाल में, उसको यहाँ भी मोह बोल रहे। इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है आगे, अथवा चुप हो रहता है, बोलता नहीं गहन रूप से। तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, यह भी परियास में आएगा बच्चों। इसे सीप कौन कहेगा, मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार यह चांदी है। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो इस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यावादी हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा, सीप सीप सीप, निर्धार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंध। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्व पर स्वरूप में न संशय न विमोह न विभ्रम यथार्थ दृष्टि है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीवांतर दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। बाह्य भाव, बाह्य ये प्रकरण कुछ और है, अभी दूसरी तरफ ले जाएगा ये। बस अपना प्रकरण हो गया बच्चों। आइए अभी हम बोलो। यहाँ पे विमोह और विभ्रम मतलब भाई विपर्यास और अनध्यवसाय। मैंने अभी कहा बेटा, मैंने ये छह ढाला का आधार देते हुए कहा कि जो हम छह ढाला में देख रहे थे ना, संशय विभ्रम मोह त्याग, तो वहाँ पर विभ्रम का अर्थ विपर्यास लिया, तो सोई यहाँ पर लिया है। बस वहाँ पर संशय विभ्रम मोह वहाँ पर था, यहाँ पर भी मोह ले रहे। ठीक है, अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 3 छंद बस पढ़ेंगे, फिर अपना बस करेंगे। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का आपको 22 नंबर का श्लोक जल्दी खोलना है। ये एक टेबल बनाया था हमने सम्यक के लिए, 2-3 दिन पहले एक सम्यक के लिए एक टेबल बनाया था, जिसमें सम्यक के हमने प्रसंग अनुसार 3 अर्थ किए थे, सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चरित्र में। याद आ रहा है बच्चों? मोक्ष मार्ग, मोक्ष मुक्ति का उपाय में, हाँ
बहुत अच्छा। 42वां 44वां 49वां। देखिए ना, जीवा जीवादि नाम है श्लोक आ गया, पढ़िए। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीताभि निवेश विविक्तमात्मरूपम तत्। सम्यक दर्शन की परिभाषा की है, अस्थि परकीय कर रहे हैं, सात तत्वों का शब्द नास्ति परकीय कर रहे, विपरीत अभिनिवेश रहित। मैं केवल इस वर्ड को दिखाने के लिए छंद फिर से आज पढ़ा। अभी खोलिए आगे का 35 नंबर का श्लोक खोलिए। सम्यक ज्ञान का स्वरूप हम पढ़ेंगे, अस्थिपरक और नास्तिपरक। अस्थिपरक देखो, कर्तव्योध्यवसायो मिला, कर्तव्योध्यवसायो सदनिकात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्य अनध्यवसाय विविक्तमात्मरूपम तत्। यह सम्यक ज्ञान की परिभाषा, अस्थिपरक अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान करने वाला, संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित वाला। अभी सम्यक चारित्र का स्वरूप 39 में है, जो मुझे अभी बहुत काम का नहीं लग रहा है, उसे अभी हम छोड़ देते हैं। जब हम वितरक विज्ञान भाग 3 में देखेंगे बहुत जल्द 15 दिन में, तब वो स्वभाव से समझ लेंगे। अब हम बस करते, प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? चलिए फिर बस करते हैं। वैसे एक टेबल लिखाना है, 3-4 मिनट लगेंगे उसे, या तो अगले पीरियड में लिखा दो या तो अभी लिखा दो। क्या करना है? अगले पीरियड में। अभी अभी फटाफट टेबल बनाओ। ये मेरा बैकलॉग है, ये पीछे का पिछड़ा हुआ एक टेबल है जो मैं विगत 6-7 दिनों से सोच रहा हूँ बना के देना चाहिए आपको। एक नया टेबल है, नया टेबल में आपको क्या करना है, षटकारक का प्रकरण जो चला था ना, वहीं पर मुझे बनवाना था एक्चुअली, लेकिन बनवा नहीं पाया। ये टेबल बनेगा खड़ा, इसे लगेगा आधा पेज से कम खड़े में, तो अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए। इसके कॉलम बनेंगे कुल 2 कॉलम बन सकते हैं इसके। छोटा कॉलम तो बड़ा एकदम छोटा बनाइए। देखो मैं अभी कहता जाता हूँ, फिर हम तय कर लेते हैं। ऊपर लिखिए शैली, लेफ्ट वर्ड्स शैली, और राइट वर्ड्स लिखिए कारण। हेडिंग बनेगा टेबल का समवाय हाइफन निमित्त उपादान तथा हाइफन छोड़िए, फिर कॉमा डालिए, समवाय निमित्तोपादान तथा षटकारक कारणों का आपसी समन्वय, परस्पर समन्वय, कोऑर्डिनेशन। मैंने तब काफी कोऑर्डिनेशन की बात की थी, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है तो हाथ ऊपर करिए जरा। मैं समन्वय की बात कर रहा था, तालमेल की बात कर रहा था, ठीक है। अभी आपको कॉलम में, लेफ्ट कॉलम में लिखना है, पहले तो लिखिए शैली लिखा है, समवाय शैली, समवाय लिखिए लेफ्ट में। एक मिनट बच्चों, 2 कॉलम नहीं लगेंगे, इसमें 3-4 लग सकते हैं। समवाय, जितना समवाय लिखा ना उतना बस हो गया वो कॉलम, समवाय लिखिए अभी। अब फिर कारण जो लिखा है ना आपने, वो कारण के लिए मतलब समवाय की जगह है वो 1/4 जगह ले लीजिए, और 3/4 जगह राइट कॉलम के लिए रखिए। 2 कॉलम लगेंगे, ये बात सही है, बट राइट कॉलम में सब कॉलम्स और भी बनेंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी राइट कॉलम में केवल लिखना है आपको कारण, लिखा ही होगा वो तो, राइट। अभी कारण में अभी क्या करना है आपको, समवाय में, समवाय के नीचे लिखिए आप स्वभाव, लिखा स्वभाव लिखा।
वहां पर लिखिए षटकारक के आगे लिखिए कर्ता तथा अधिकरण। षटकारक के आगे लिखा कारण कारण नहीं है। समवाय कारण लिखा इतना। स्वभाव के आगे क्या लिखा, सॉरी समवाय के आगे क्या लिखा, स्वभाव लिखा। अच्छा मैंने स्वभाव बोला ही नहीं क्या। स्वभाव बोला नीचे नीचे। अब एक काम करिए, समवाय लिखा है, समवाय के ठीक आगे कारण के तरफ, बट बीचों बीच नहीं, सब कॉलम्स बनेंगे, वही तो मैं कह रहा हूं आपको। तो सब कॉलम 1 में, कारण का सब कॉलम 1 में आप लिखेंगे वहां पर समवाय के आगे स्वभाव लिखा। षटकारक के आगे लिखेंगे कर्ता तथा अधिकरण। षटकारक नहीं लिखा अभी, कोई बात नहीं। अब एक काम करिए, समवाय के नीचे लिखिए निमित्तोपादान शैली या षटकारक शैली लिखिए। आप चलिए षटकारक शैली, शैली भी नहीं लिखना है, षटकारक लिखिए और नीचे लिखिए निमित्तोपादान। कितने जन समझ रहे हैं। एक के नीचे एक 3 लाइंस, टेबल इतना सा ही बनेगा, मतलब कुल मिलाकर 5 लाइंस का टेबल है, 4 लाइन का। समवाय यदि स्वभाव होगा तो षटकारक में उसी स्वभाव समवाय को कहेंगे कर्ता अथवा अधिकरण षटकारक में। निमित्त उपादान शैली में उसी को कहते हैं त्रिकाल उपादान कारण। इस प्रकार ये दूसरा कॉलम रेडी हो गया हमारा, कारण का पहला कॉलम रेडी हो गया, कारण का पहला कॉलम रेडी हो गया। कितने जन तैयार है मेरे साथ, शाबाश, जरा दिखाना मुझे। आई एम डाउटफुल। मैं भी आप ही के साथ बना रहा हूँ टेबल। कारण स्वभाव समवाय के आगे स्वभाव लिखा, षटकारक क्या लिखा है, षटकारक के आगे कर्ता और अधिकरण बोला था मैंने, त्रिकाल उपादान कारण सही बना है। अभी यहाँ पर एक डंडी खींचेगी, यहाँ पर बोल्ड लाइन आएगी शैली कॉलम के बाद, और फिर स्वभाव वगैरह के बाद वो फेंट लाइन्स आएगी, क्योंकि कारण के अंतर्गत है। ठीक है ये टेबल। चलिए अभी स्वभाव के बाद एक लाइन खींचिए, अभी तीसरे कॉलम की ओर बढ़िए। तीसरा कॉलम मतलब ये कारण का दूसरा अंतर कॉलम है, सब कॉलम है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं, शाबाश, बढ़िया। अभी स्वभाव के बाद आप लिखेंगे पुरुषार्थ। वैसे 5 समवाय आपने पढ़ा नहीं है अभी, मैं जानता हूँ। वैसे आपने षटकारक और निमित्त उपादान ये 2 चीजें पढ़ी है, इन दोनों का ही समन्वय कराना है मुझे, बट मैंने सोचा चलते चलते मैं समवाय का भी समन्वय करा दूं इनके साथ। पुरुषार्थ लिखा आपने। अभी षटकारक में आप लिखेंगे अपादान, और उसी को तीसरा कॉलम निमित्त उपादान है ना, उसी को लिखेंगे आप अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य। चलिए अभी टाइम हो रहा है, एक काम करूंगा मैं, कल ही इसको समझाऊंगा भी और लिखाऊंगा भी। हालांकि तब खूब समझाया था मैंने 7-8 दिन पहले, लेकिन फिर से बनवाना है तो फिर से कल समझाऊंगा, क्योंकि टेबल का अभी भी थोड़ा पार्ट बचेगा और टाइम हो रहा है अपना। मैं कल फिर से दोहराऊंगा, बस टाइम हो रहा है। ओम। मैं कल फिर से दोहरा दूंगा, मत चिंता करो। हाँ